क्योंकि so you all welcome in this new course। और इस कोर्स में हम लोग बेसिकली 3 चीजें करेंगे। एक तो कुछ इम्पोर्टेंट योग होते हैं जो नॉर्मल योग हम लोगों ने कर चुके हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दोज योगास जो कि बहुत इम्पोर्टेंट योग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो मैक्सिमम टाइम है वी विल टेक ऑन डिविजनल चार्ट्स, क्योंकि डिविजनल चार्ट्स जो है एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक हम डिविजनल चार्ट को स्टडी करना नहीं जानेंगे, जब तक हम प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते एक्चुअली। और थर्ड थिंग इज कि वी विल टॉक अबाउट अष्टक वर्गा सिस्टम। एक दूसरा सिस्टम है अष्टक वर्गा, विच इज एन एडिशनल टूल एज फार एज predictions are concerned because it helps us in making predictions। तो ये 3 चीजें को हम ज्यादा कंसिडरेट करेंगे इस क्लास में जो है। और आज हम लोग कुछ योगास के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट योग हैं और कभी कभी बहुत एक गलत फहमी हो जाती है हमें हॉरोस्कोप देखने के बाद। तो जब तक इन योगास की पोजीशन क्लियर नहीं होगी तब तक हम बहुत अच्छा जो है आइडिया नहीं लगा सकते। तो उन्हीं योग को आज हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं वहीं से। और नॉर्मल योग हम लोग कर चुके हैं, जो बेसिक योग होते हैं। हम उन बेसिक योग की हम बात नहीं करेंगे आज। थोड़ा सा जो एडवांस्ड योग हैं या जो बहुत एक हॉरोस्कोप के कॉम्प्लेक्शन को पूरा चेंज कर देते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और कई बार आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति, जो बहुत लोग आएंगे आपके पास और बहुत अच्छे योग आपको दिखाई देंगे उनके हॉरोस्कोप में, और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति तो बहुत ऑर्डिनरी है, ये योग काम क्यों नहीं कर रहे, क्या एस्ट्रोलॉजी का टोटल फेल्यूर है या क्या है। तो वो भी हम देखेंगे कि क्यों काम नहीं करते। कुछ केसेस में जो है बहुत अच्छे योग होते हैं और आपको लग्न चार्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो उसके रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो उन सब चीजों के ऊपर आज थोड़ी सी बात करेंगे कि सबसे पहले जितने भी योग होते हैं हॉरोस्कोप में, एक योग के रिजल्ट जो है वो 1% से लेके 100% तक हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि कोई अगर योग है तो उसके जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं वो उतने ही मिलेंगे। एक मान लीजिए कोई वेल्थ से संबंधित योग है, तो कोई मल्टी मिलियनर भी हो सकता है, कोई लखपति भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है योग की पावर क्या है, योग जो है कितने उनकी पावर है, क्या उनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो योग की जो बेसिकली पावर होती है, या कहते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, या किस टाइप के रिजल्ट हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहला तो यह है कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उनकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है। जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे हम लोग कहें कि सन और मरकरी से बुध आदित्य योग बनता है, तो नेचुरली हमने कहा कि ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फादर एंड द सन एक्चुअली। तो फादर नेचुरली हमेशा अपने बच्चे को, अपने लड़के को सिखाने की कोशिश करता है, तो द नेटिव बिकम्स मोर इंटेलिजेंट एक्चुअली। बट क्वेश्चन यही है कि अगर सन या फादर खुद ही कैपेबल नहीं है, या जो बच्चा है वो कैपेबल नहीं है, तो कितना सिखा पाओगे आप उसको। तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जब जो पूरा जो इंटेलिजेंस से हम कहेंगे कि द पर्सन इज टोटली इंटेलिजेंट, फुली इंटेलिजेंट, इट मीन सन एंड मरकरी हैव टू बी पावरफुल, जब भी तो उस योग के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो एक इंटेलिजेंस लेवल एक 10% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस 2 प्लैनेट। या हम कहेंगे कि योग के रिजल्ट जो है वो डिपेंड करते हैं कि सबसे पहले कि जो प्लैनेट इन्वॉल्व हैं उस योग में, उनकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी खुद की जो है स्ट्रेंथ क्या है। तो दैट मैटर्स एक्चुअली। और सेकंड है कि ये योग किस हाउस में बन रहा है। अब जैसे 12 हाउसेस हैं योग के, तो ये योग किस हाउस में बन रहा है। अगर किसी अच्छे हाउस में बना, मान लीजिए किसी केंद्र में बना या त्रिकोण में बना, तो इट बिकम्स वेरी पावरफुल। और वही योग अगर त्रिक हाउस में बनता है तो रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल नेग्लिजिबल उसके इफेक्ट होते हैं। तो ये हम लोगों ने हाउसेस के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ा भी था कि कौन से हाउसेस स्ट्रांग होते हैं, कौन से हाउसेस वीक होते हैं। तो लग्न हमने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि ये केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, अपने आप में योग कारक पोजीशन है। और 8th हाउस को कहा था वर्स्ट हाउस, क्योंकि ये हमारा 9th हाउस से 12th हाउस होता है, तो हमारे भाग्य की हानि करता है। तो ये कुछ त्रिकोण हाउसेस हैं, वो हाउसेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी होते हैं।
केंद्र हाउसेस होते हैं, उनको विष्णु स्थान कहते हैं, जो हमारे मेंटेनेंस के लिए काम आते हैं, जो बेसिक हमारी जो नीड है लाइफ की वो प्रोवाइड करते हैं। और त्रिक हाउसेस जो है वो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। तो कोई भी प्लैनेट जब त्रिक हाउस में प्लेस्ड होता है तो कहते हैं कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट क्यों ना हो, उसके रिजल्ट बिल्कुल 0 हो जाते हैं। और अगर एक वीक प्लैनेट भी किसी अच्छे हाउस में प्लेस्ड हो, लग्न में हो, त्रिकोण में हो, केंद्र में हो, तो उसके रिजल्ट आपको कुछ मिलते भी हैं। तो हाउस भी जो है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है कि जो योग बन रहा है वो किस हाउस में बन रहा है। अब जैसे हम कहें कि अगेन बुद्धादित्य योगी है, तो ये हाउस जो योग है दिस इज बेसिकली कनेक्टेड विद द इंटेलिजेंस ऑफ द नेटिव। तो जब इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है, इस कनेक्शन है इस योग का, तो किस हाउस में इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी? 5th हाउस में। 5th हाउस में, बिकॉज 5th हाउस इज द हाउस ऑफ इंटेलिजेंस। तो नेचुरली अगर सन और मरकरी स्ट्रॉन्ग है और साथ में ये योग भी 5th हाउस में बन रहा है, इट्स वेरी पावरफुल योग। फिर हम कहेंगे कि योग बहुत पावरफुल है और नेचुरली जो नेटिव होगा बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो ये हाउस के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि योग जो बन रहे हैं किस हाउस में बन रहे हैं। तीसरी चीज है कि जो भी हम प्रिडिक्शन करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, देश पात्र काल का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि बिना देश पात्र काल को जाने हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। एक राजयोग है, राजयोग का मतलब डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस। जैसे मैंने कहा कि पात्र, अगर 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक बहुत गरीब फैमिली में होता है, एक बहुत अमीर फैमिली में होता है, सेम टाइम, तो नेचुरली उनके जो प्लैनेट की पोजीशन होगी सेम होगी। जितने भी राजयोग होंगे या योग होंगे सेम होंगे उनके जो है, बट दोनों के लिए एक राजयोग का मतलब बिल्कुल अलग है। जैसे मान लीजिए किसी के दोनों के राजयोग है, तो हम कहेंगे कोई बहुत गरीब बच्चा है या कहीं झोंपड़ी में रहने वाले का बच्चा है, तो उसका अगर बच्चा गवर्नमेंट में मान लीजिए कि एक क्लर्क भी बन जाता है, तो वो उसके लिए राजयोग हो गया। और एक अच्छी फैमिली में कोई पैदा हुआ बच्चा, उसके लिए क्लर्क बनना राजयोग नहीं हुआ, तो उसके लिए तो दुर्योग हो गया क्लर्क बनना, जबकि वो सेम योग है, प्लैनेट की पोजीशन सेम है, तो उसके लिए उसका मतलब कुछ और है। तो इसीलिए हमेशा देश पात्र काल को भी मद्देनजर रखना है जब भी हम योग के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। अगर 2 व्यक्ति आपके पास आते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो उन दोनों के लिए उसी योग का जो मतलब है या जो प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल टोटली अलग अलग हो सकते हैं। चौथी पोजीशन है कि जो जहां योग बन रहा है, जो प्लैनेट योग बना रहे हैं, उनके डिस्पोजिटर्स की क्या पोजीशन है। डिस्पोजिटर का मतलब ये होता है कि जिस राशि में जो प्लैनेट प्लेस्ड है उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है। जब भी हम किसी भी प्लैनेट की पोजीशन देखते हैं किसी भी हॉरोस्कोप में, तो उस प्लैनेट की पोजीशन तो देखते ही हैं, और साथ में जो उसका डिस्पोजिटर है, डिस्पोजिटर जैसे मैं अगर हम देखें कोई भी प्लैनेट है, मान लीजिए कि इसमें जैसे मान लीजिए कि लेट अस से कि मार्स की पोजीशन हमें देखनी है कि मार्स की पोजीशन क्या है यहाँ पर, तो हम नेचुरली कहेंगे कि मार्स जो है 5th हाउस में प्लेस्ड है, सन की राशि में है, अपने फ्रेंड की राशि में है, और इट इज एसोसिएटेड विद मरकरी एंड वीनस, तो इज वेल प्लेस्ड। बट ये तो मार्स की पोजीशन हो गई, बट इसके साथ साथ इसके डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर मतलब जिस राशि में है उसके लॉर्ड की क्या पोजीशन है। तो जब भी हम मार्स की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो एक तो मार्स हो गया किस हाउस में प्लेस्ड है, खुद की स्ट्रेंथ कितनी है, और साथ में उसके डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है। तो डिस्पोजिटर की पोजीशन से भी उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ का असर पड़ता है। तो जब भी जो भी प्लैनेट योग बना रहे हैं तो उन प्लैनेट की तो स्ट्रेंथ हमने देख ही ली, उनके बाद उन प्लैनेट की डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, दैट विल आल्सो मैटर एज फार एज द रिजल्ट्स ऑफ दैट योग इज कंसर्न। तो यही कहा कि जो डिस्पोजिटर की पोजीशन है वो भी हमें देखनी चाहिए। फिर कहा कि वो प्लैनेट किस कॉन्स्टेलेशन में है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है। जो प्लैनेट योग बना रहे हैं वो प्लैनेट किस नक्षत्र में उनका प्लेसमेंट है, और उस नक्षत्र के लॉर्ड की क्या पोजीशन है उस हॉरोस्कोप में, तो वो भी जो है उसकी
योग की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करेगी कि दोनों जो भी या 2 या 3 प्लैनेट जो भी हैं जो योग बना रहे हैं वो ईच प्लैनेट जो है वो किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के लॉर्ड की उस हॉरोस्कोप में क्या पोजीशन है, तो वो भी मैटर करेगी। फिर है कि रिलेशनशिप ऑफ द इन्वॉल्व प्लैनेट्स, कि जो 2 प्लैनेट या जो भी प्लैनेट योग बना रहे हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, उसका आपस में क्या आपस में अगर फ्रेंडली रिलेशनशिप है तो और स्ट्रेंथ हो जाती है, आपस में अगर इनिमिकल रिलेशनशिप है तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है दे विल अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ईच योगा। तो खाली ये नहीं है कि आपने कॉम्बिनेशन देख लिया या प्लैनेट की पोजीशन देख ली, उसके बेसिस पर आपने रिजल्ट्स प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिए। यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स, देन ओनली यू कैन अराइव एट अ फाइनलिटी कि उस योग से आप कितना उसका इफेक्ट आप एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बहुत केसेस ऐसे होंगे कि रियली ऑल वेरी पावरफुल राजयोग आपको नजर आएंगे लग्न चार्ट में, लेकिन उस व्यक्ति को पोजीशन कुछ नहीं मिलती। बहुत आएंगे ऐसे लोग, और ये बहुत कॉमन भी है कि बहुत से लोगों के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे योग होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिलते। तो कहा ये कि ये राजयोग है, और जो हमारे रॉयल प्लैनेट हैं वो सन और मून है। रॉयल प्लैनेट जो है वो सन और मून है। तो राजयोग जब तक ऑपरेट नहीं होता किसी भी हॉरोस्कोप में, जब तक सन एंड मून आर आल्सो वेल प्लेस्ड, जब तक सन और मून की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में ठीक नहीं होगी, अनलेस दे आर वेल प्लेस्ड, एनी राजयोग जो भी है आपके हॉरोस्कोप में कोई ऑपरेट ही नहीं होता, काम ही करना शुरू नहीं करता वो, तो नेचुरली उसके रिजल्ट आपको नहीं मिलते। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे हॉरोस्कोप इंडिकेटेड है लग्न चार्ट में, लेकिन सन एंड मून आर अफ्लिक्टेड, सन एंड मून आर नॉट वेल प्लेस्ड। तो उस केस में जितने भी जो राजयोग हैं कहते हैं वो ऑपरेट ही नहीं होते, उसके रिजल्ट नेचुरली आपको नहीं मिलते। और उसके बारे में भी ये कहा कि अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं है, सपोज मून इज वेल प्लेस्ड बट सन इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो कहते हैं कि अगर सन वेल प्लेस्ड नहीं है तो वो योग ऑपरेट ही नहीं होता, वो योग ऑपरेट ही नहीं होता। और अगर सन इज वेल प्लेस्ड बट मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, एक तो केस में क्या है कि सन वेल प्लेस्ड नहीं है, मून स्ट्रांग है, तो राजयोग ऑपरेट ही नहीं होगा, मतलब उसकी शुरुआत ही नहीं। और दूसरे केस में मान लीजिए कि सन इज वेल प्लेस्ड बट मून इज अफ्लिक्टेड, मून इज नॉट वेल प्लेस्ड, तो कहते हैं कि शुरुआत तो हो जाएगी उस योग की, उस योग की शुरुआत तो हो जाएगी, बट दैट विल नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर काम करके फिर बंद हो जाएगा, कि उसके रिजल्ट जो है आपको बहुत थोड़े से टाइम के लिए दिखाई देंगे लेकिन फिर टोटल बंद हो गया वो जो है। तो इसीलिए किसी भी राजयोग को ऑपरेट होने के लिए ये जरूरी है कि उस हॉरोस्कोप में सन और मून का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और जब तक सन और मून का प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता, कोई भी किसी तरह का राजयोग किसी भी हॉरोस्कोप में क्यों ना हो, वो उसके रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए ये पोजीशन आती है कि बहुत से लोग आपके पास आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे योग भी होंगे, लेकिन उनके रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं देंगे उस व्यक्ति के लिए। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम किसी भी योग के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो कुछ पर्टिकुलर योग है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उसमें से जो एक योग है जिसको हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं, बड़ा कॉमन है, बड़ा कॉमन नाम हम लोग सब सुनते हैं इसका जो है, और इसके बारे में जानकारी कम है कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या कर सकता है ये। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, बिकॉज इट्स सच ए कॉमन योग कि हर आदमी जानता भी है इसके बारे में कि कोई हाँ गुरु चांडाल योग होता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग ज्यादा नॉलेज नहीं रखते एक्चुअली। तो पहली चीज तो यह है कि गुरु चांडाल योग होता कब है। गुरु चांडाल योग बनता है जब गुरु जो है या जुपिटर, इट इज कंजंक्ट विद राहु और केतु। गुरु का जब भी राहु और केतु के साथ युति होती है या कंजंक्शन होता है या कंजंक्ट होते हैं दोनों प्लैनेट, राहु के साथ जुपिटर के साथ राहु या केतु, या फिर जुपिटर अगर राहु के नक्षत्र में होता है, जुपिटर अगर राहु के नक्षत्र में होता है, तब जो योग बनता है उसको हम गुरु चांडाल योग बोलते हैं। बहुत से हॉरोस्कोप आपको देखेंगे कि जब जुपिटर और गुरु इकट्ठे हैं या जुपिटर केतु इकट्ठे हैं या जुपिटर जो है वो राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड है,
तो इन तीनों केसेस में जो योग बनेगा गुरु चांडाल योग बनेगा। गुरु चांडाल योग जैसे कि नाम से इंडिकेटेड है, गुरु मतलब गुरु और चांडाल मतलब गुरु के साथ चांडाल का योग हो गया, मतलब गुरु का बर्बाद किया, गुरु को खराब किया। तो जुपिटर है सच ए गुड प्लैनेट, वो खराब हो जाता है एक्चुअली, तो इसलिए इसका नाम गुरु चांडाल योग रखा गया। अब इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं? इसमें कई तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब ये योग बनता है तो ये डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स दे सकता है। ये कहते हैं कि द नेटिव में बिकम एग्नोस्टिक और एथीस्ट। एग्नोस्टिक और एथीस्ट मीन्स कि नास्तिक, कि जो व्यक्ति है वो नास्तिक हो जाता है। नास्तिक मतलब ही डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो भगवान में विश्वास ही नहीं करता। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं, कहते हैं नहीं हम तो नास्तिक हैं, वी डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ये भी जो है एक गुरु चांडाल योग का ही रिजल्ट है कि जो नेटिव है he or she will become agnostic or atheist, कि वो नास्तिक बन जाए और वो such people they don't believe in the existence of God actually। दूसरा रिलीजियस बाइगॉट बोलते हैं। रिलीजियस बाइगॉट का मतलब यह है कि अपने धर्म के प्रति कोई कट्टर, अपने धर्म के प्रति तो ऐसे लोग बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों से घृणा करते हैं, they hate other religions। जैसे आजकल हम देखते हैं जितने भी जो टेररिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, कि अपने धर्म के लिए तो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत कट्टर होते हैं, लेकिन दे हेट अदर रिलीजन्स। तो सेकंड इफेक्ट ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो रिलीजियस बाइगॉट बन जाए, जो आजकल ज्यादातर देखने को मिलता भी है। तीसरा ये है कि एक नॉर्मल एक प्रिंसिपल्स होते हैं या सिस्टम है हर धर्म का पूजा पाठ करने का, जो भी हमारी रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने का एक एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती हैं। तो कुछ लोग उनको फॉलो नहीं करते और उनको फॉलो करने की बजाय वो अपने नॉर्म्स बना लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बहुत से जो तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं वो शमशान भूमि पर जाकर रात को कुछ पूजा पाठ करते हैं, तंत्र मंत्र का उपयोग करते हैं, या जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है हमारा उसको अडॉप्ट ना करके उल्टे सीधे जो तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगते हैं या उल्टे सीधे प्रोसीजर फॉलो करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक मैजिक। जो ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, काला जादू जिसको हम बोलते हैं, या उसको हम क्षुद्र मंत्र भी बोलते हैं। टू स्टार्ट बिलीविंग इन द ब्लैक मैजिक और द क्षुद्र मंत्र, की जो नॉर्मल जो प्रोसीजर हैं या नॉर्मल जो लेड डाउन नॉर्म्स हैं उनको आप ना अडॉप्ट करके आप एबनॉर्मल तरीके जो है पूजा पाठ के लिए अडॉप्ट करने लगते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, ब्लैक मैजिक में विश्वास करते हैं, तो वो भी एक गुरु चांडाल का ही इफेक्ट होता है। और लास्ट में कि इन सम केसेस द पर्सन इज वेरी नॉलेजेबल, बहुत धर्म के शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है उसको, और वाकई में आपको जब उससे आप डिस्कस करेंगे तो दे वेरी नॉलेजेबल पीपल, लेकिन साथ में दे आर एडिक्टेड विद सर्टेन वाइस। कोई गलत आदत भी होती है उनको, कि एक तो नॉलेजेबल तो है ही है, बट नॉलेजेबल के साथ साथ दे आर एडिक्टेड विद सर्टेन वाइस। जैसे कुछ वुमेनाइजर हैं, कुछ ड्रंकर्ड हैं, कुछ ड्रग एडिक्ट हैं, जो हम लोग देखते हैं आजकल साधुओं को, कि देखने में बहुत नॉलेजेबल लगते हैं, होती भी है नॉलेज, ऐसा नहीं नॉलेज ना होती हो, लेकिन कुछ ना कुछ वो गलत आदतों से जुड़े होते हैं। तो क्योंकि वो आफ्टर ऑल गुरु चांडाल योग है, तो गुरु को किसी ना किसी तरह से खराब करना ही है। तो ये चौथी जो पोजीशन है वो इस टाइप की हो सकती है कि you are a very knowledgeable person, you have very good knowledge of your religious shastras, but you are addicted with a certain vice। कोई ना कोई गलत आदत आपके अंदर लगी हुई है, और ये बहुत कॉमन देखने को भी मिलता है। तो ये चारों चीजें हैं जो गुरु चांडाल योग के जो रिजल्ट्स होते हैं उसकी वजह से होती हैं। और हम देखते भी हैं कि नास्तिक हो जाते हैं आप, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, दूसरे धर्मों के प्रति घृणा करने लगते हैं, ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, या आपको नॉलेज भी अगर है तो उसके साथ साथ कुछ गलत आदत भी आपके अंदर होती है। तो ये चारों इफेक्ट जो है वो गुरु चांडाल योग के होते हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ये योग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है। गुरु चांडाल योग के जो योग नलिफाई होकर इट गिव्स वंडरफुल
results actually. People are really very knowledgeable people without having any vice, without having addiction of any vice, and they are perfect knowledgeable people actually. तो अब हम गुरु चांडाल योग तो देख लिया, गुरु चांडाल योग देखने के बाद हमने कह दिया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस में हम देखते हैं कि ये योग है, इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो टोटली नलिफाई हो जाते हैं, और नलिफाई होकर इट स्टार्ट्स गिविंग यू वेरी वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. द पर्सन इज रियली वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन दैट केस. तो वो क्या सिचुएशन है कि किस सिचुएशन में जो इसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो नलिफाई हो जाते हैं. तो पहला तो कहा कि अगर जुपिटर बहुत पावरफुल है, अगर किसी भी हॉरोस्कोप में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, तो जब जुपिटर बहुत पावरफुल होगा तो उसका कोई इधर उधर के लोग खराब नहीं कर सकते उसको, बिकॉज जुपिटर हिमसेल्फ इज वेरी पावरफुल एक्चुअली. तो एक तो ये पोजीशन हो गई कि अगर जुपिटर लगता है कि किसी हॉरोस्कोप में बहुत स्ट्रांग है, तो नेचुरली फिर राहु केतु उसको कोई खराब नहीं कर पाएगा, तो उसकी अपनी पावर इतनी ज्यादा है कि उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता. तो उस केस में भी ये योग नलिफाई होगा, इट स्टार्ट्स गिविंग यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. सेकंड कहा कि जो जुपिटर और राहु केतु जो योग बना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात भी की थी कि जब भी हम दो प्लैनेट का कंजंक्शन देखते हैं, वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू, कि डिग्री वाइज जो है दोनों में कितना डिफरेंस है. युति जब भी बनती है जब दो प्लैनेट बहुत पास पास होते हैं. कंजंक्शन जब हम उसी को कहते हैं जब दो प्लैनेट बहुत पास पास होते हैं, और अगर उनमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है फिर वो युति नहीं कहलाती. जैसे कि एक ही हाउस में रहकर प्लैनेट के बीच में डिस्टेंस 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, तो बिल्कुल पास पास में और बहुत दूर भी है. जैसे जितने भी योग बनते हैं, जैसे हमने कहा मून और सैटर्न का योग बना विष योग, तो जब भी बनेगा जब मून और सैटर्न पास पास हो. अगर मून और सैटर्न के बीच में बहुत डिस्टेंस है तो वो सैटर्न मून के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा. मून राहु का कंजंक्शन हमने कहा खराब होता है, तो जब भी खराब होगा जब मून और राहु पास पास है. अगर जितना दूर होंगे उतना ही उसका इन्फ्लुएंस कम होता चला जाता है, और अगर डिस्टेंस 15, 16, 17 डिग्री हो जाती है तो नेचुरली वो उसका इफेक्ट जो है ऑलमोस्ट नील हो जाता है. तो वो ये कहा यहाँ पर कि अगर जुपिटर और जो राहु केतु के साथ योग बन रहा है, इन दोनों प्लैनेट के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है. इन दोनों प्लैनेट में के बीच में जुपिटर और राहु केतु के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, और साथ में जुपिटर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है. साथ में जुपिटर भी बहुत पावरफुल है. तो उस केस में भी हम कहते हैं कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाते हैं. तीसरा कहा कि जो जुपिटर और राहु केतु जो योग बना रहे हैं, जुपिटर और राहु केतु जो है योग कहीं बन रहा है किसी पर्टिकुलर हाउस में, उसके ऊपर वीनस और जुपिटर का पावरफुल एस्पेक्ट है. उसके ऊपर बेनिफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन है, बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है. उसमें वीनस भी हो सकता है या मर्करी भी हो सकता है. Powerful aspect means कि the planet should be strong and it should not have any influence of malefic planets. तो अगर इस योग के ऊपर वीनस या जुपिटर का पावरफुल एस्पेक्ट है तो उस केस में भी आप देखेंगे कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाते हैं. या फिर जो ये प्लैनेट योग बना रहे हैं जुपिटर और राहु केतु, वो ऐसे नक्षत्रों में हैं जिनके लॉर्ड जो है वो बेनिफिट है. I think a lot of disturbance is coming, so I don't know. तो जुपिटर और राहु केतु जो योग बना रहे हैं ये प्लैनेट, वो ऐसे नक्षत्रों में है जिनके लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह है. जो जुपिटर और राहु केतु का जो प्लेसमेंट है वो ऐसे नक्षत्रों में है जिनके की लॉर्ड जो है वो बेनिफिक प्लैनेट के कॉन्स्टेलेशन में है, या जिन नक्षत्र में है उनके लॉर्ड जो है वो शुभ ग्रह हैं, बेनिफिक प्लैनेट हैं, और साथ में पावरफुल भी है. तो उस केस में भी ये जो नेगेटिव इफेक्ट है इस योग के नलिफाई हो जाते हैं. फिर कहा कि 9th हाउस अगर बहुत पावरफुल है, भाग्य स्थान अगर आपका बहुत पावरफुल है, नेचुरली भाग्य तो सर्वोपरि है, और जिसका भी भाग्य बहुत अच्छा होता है, 9th हाउस बहुत अच्छा होता है, तो बाकी हाउस कितने भी खराब हो कुछ फर्क नहीं पड़ता.
क्योंकि भाग्य से फिर सारी चीजें मिलती रहती है आपको जो है। तो अगर 9th हाउस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, तो उस केस में भी इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नहीं होते। फिर So कहा कि bullet point 4, when Jupiter and Rahu Ketu in constellation, इसका मतलब हुआ कि वो नक्षत्र, ये मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ जुपिटर देखिए, इसका नक्षत्र क्या है, क्या लिखा हुआ है, सन का नक्षत्र है। yes. इसका जो कृतिका नक्षत्र में है उसका लॉर्ड सन है। तो यहाँ हम बात करें कि अगर जुपिटर किसी बेनिफिक प्लैनेट के नक्षत्र में है, बेनिफिक मतलब मरकरी वीनस जुपिटर के नक्षत्र में है, जिनके लॉर्ड मरकरी वीनस जुपिटर होते हैं, और वो प्लैनेट जो है वो पावरफुली प्लेस्ड है हॉरोस्कोप में, तो उस केस में जो है ये योग जो है वो नलिफाई हो जाएगा। फिर कहा कि जुपिटर और केतु का एसोसिएशन अगर 12th हाउस के साथ होता है, जुपिटर और केतु का जो एसोसिएशन है वो 12th हाउस के साथ होता है। 12th हाउस क्या है, मोक्ष का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। और मोक्ष का मतलब क्या है, व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मीन्स कि पार्डन, सब कुछ छोड़ के पीसफुल डेथ, नहीं सब कुछ छोड़ के, मोक्ष मीन्स कि स्पिरिचुअली यू आर एट अ वेरी हाई प्लेन, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, छोड़ने ना छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, बट स्पिरिचुअली यू आर ऑन ए वेरी हाई प्लेन, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बहुत ज्यादा है, वो 12th हाउस है। जिससे हम देखते हैं कि जो मोक्ष, इसीलिए हम कहते हैं मोक्ष मीन्स की स्पिरिचुअल ग्रोथ, और उसके साथ जुपिटर और केतु का एसोसिएशन है। क्यों कहा कि केतु को हमने कहा कि मोक्ष कारक प्लैनेट है, केतु इज ए कारक ऑफ मोक्ष, पहली चीज इज ए प्राइमरी कारक ऑफ मोक्ष, एंड जुपिटर इज द सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष। केतु को हम प्राइमरी कारक ऑफ मोक्ष कहते हैं और जुपिटर को सेकेंडरी कारक ऑफ मोक्ष कहते हैं। तो दोनों मोक्ष के प्लैनेट का एसोसिएशन मोक्ष के हाउस के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर स्पिरिचुअल एट ए वेरी हाई प्लेन, या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि ये सब चीजें आपको खराब नहीं कर सकती। और इसीलिए कहते भी हैं कि जब केतु 12th हाउस में होता है, केतु जो है 12th हाउस में होता है क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है और 12th हाउस मोक्ष का स्थान है, तो व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष मतलब उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि 12th हाउस के साथ अगर जुपिटर और केतु दोनों का जब एसोसिएशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और जब स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज्यादा है तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती उस व्यक्ति के लिए जो है, तो उस केस में भी ये योग नलिफाई हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट उसके खत्म हो जाते हैं। फिर कहा कि पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग, किसी भी अगर हॉरोस्कोप में पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग अगर प्रेजेंट है। अब धर्म कर्माधिपति योग क्या होता है? धर्म और कर्म के अधिपति, लॉर्ड ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस। धर्म का हाउस 9th हाउस है, कर्म का 10th हाउस है, अधिपति मीन्स उनके लॉर्ड्स। तो this yoga is formed when the lords of 9th and 10th houses they are associated. जब 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स आपस में एसोसिएट होते हैं तब ये धर्म कर्माधिपति योग बनता है। पहली चीज तो यह है कि दिस इज द योगा ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न। प्रोफेशन के मामले में इससे बेटर योग नहीं होता, और जितने भी आप देखेंगे जितने भी जो लोगों को स्टेटस मिला है, मोस्ट ऑफ देम दे हैव दिस योगा, धर्म कर्माधिपति की 9th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होता है ऐसे व्यक्तियों के हॉरोस्कोप में। और प्रोफेशन की बात हम कर रहे हैं तो प्रोफेशनली जब आप इस पोजीशन में जाएंगे तो नेचुरली बदनामी का होने का तो मतलब ही नहीं है, तो फिर ये राहु क्या करेगा उसका।
तो अगर बहुत पावरफुल धर्म कर्माधिपति योग है किसी भी हॉरोस्कोप में, और जैसे मैंने कहा कि धर्म कर्माधिपति मीन्स कि धर्म और कर्म के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होना, या 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एसोसिएशन होना। अभी एसोसिएशन कितनी तरह से हो सकता है? कई तरह से हो सकता है कि 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज है आपस में, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स का आपस में एक्सचेंज है, तो वो धर्म कर्माधिपति योग बन गया। दूसरा जो हो सकता है कि 9th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट करे, या 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट करे। 9th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट करे और 10th का लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट करे, तो भी आपस में एसोसिएशन हो गया धर्म और कर्म के लॉर्ड्स का। तीसरा यह हो सकता है कि दोनों के लॉर्ड इकट्ठा हों कहीं पर, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड्स जो है कहीं इकट्ठा बैठे हुए हैं, इकट्ठा प्लेसमेंट हो उनका, युति है उनकी, तो वो भी एक एसोसिएशन हो गया। और लास्टली व्हेन दे हैव द म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑन ईच अदर, 9th और 10th हाउस के लॉर्ड एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, उनका म्यूचुअल एस्पेक्ट है। जैसे अगर हम देखें, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योगा, और जिन व्यक्तियों के हॉरोस्कोप में आपको ये योग मिलेगा, तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल योगा। इसमें देखिए कैसे बन रहा है। किस तरह से, हाँ, किस तरह से एसोसिएशन हो रहा है इसमें? सर वीनस एंड मरकरी 9th हाउस में, वीनस एंड मरकरी इनका आपस में एक्सचेंज है, एंड दे आर द लॉर्ड्स ऑफ 9th एंड 10th हाउसेस। तो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज हो गया, तो हम कहेंगे धर्म कर्माधिपति योग बन गया। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी, इसमें कैसे हुआ? सर इसमें भी 9th और 10th के लॉर्ड बैठे हैं 8th हाउस में। हाँ, इनके 9th और 10th, कंजंक्ट, हाँ बोथ आर कंजंक्ट, राइट। तो ये भी धर्म कर्माधिपति योग बन गया। और भी अगर हम देखें, यहां देखिए इसमें कैसे बना। नाइन्थ हाउस का लॉर्ड क्या है? जुपिटर। सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर इज वो एस्पेक्टिंग 10th 10th हाउस। नाइन्थ 10th का हाउस लॉर्ड को। 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 10th का लॉर्ड क्या है? मार्स। मार्स 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, मार्स जो है 9th हाउस को Yes, sir. एस्पेक्ट कर रहा है। तो 9th का लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो भी धर्म कर्माधिपति योग बन गया। यहां देखिए, इसमें 9th का लॉर्ड वीनस है, तो वीनस इज एस्पेक्टिंग 10th हाउस, और 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी है, मरकरी इज एस्पेक्टिंग 9th हाउस। तो 10th हाउस लॉर्ड एस्पेक्टिंग 9th हाउस एंड 9th हाउस लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस। तो भी इसमें देखिए, फोर्थ हाउस में बैठे हैं दोनों एक साथ। नहीं, Sorry, इसका लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर Yes. यहाँ पर है, यहाँ Yes, से 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। So Mars is looking at the 9th house. Yeah, 9th lord is aspecting 10th house and 10th lord is Mars. And Mars is having an aspect on 9th house. तो 9th का Yes. लॉर्ड 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, 10th का लॉर्ड 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो ये 4 तरीके से विपरीत राजयोग बन सकता है। पहला, आपस में एक्सचेंज। सेकंड, 9th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 9th हाउस।
Thirdly, there is a conjunction of the lord of these two houses, and fourthly, these two lords have mutual aspect on each other. तो चारों केसेस में, चार सिचुएशन में ये धर्म कर्माधिपति योग बनता है. And as I told you that this is the yoga of the highest order as far as profession is concerned. जिस व्यक्ति के भी आप हॉरोस्कोप में ये योग देखेंगे तो आप मानकर चलिए कि ऐसे व्यक्तियों की जो प्रोफेशनल पोजीशन है बहुत अच्छी होती है. और फिर वही चीज का ध्यान रखना है कि अगर सन मून वेल प्लेस्ड नहीं है तो कितनी भी पावरफुल हॉरोस्कोप योग क्यों ना हो वो ऑपरेट ही नहीं होंगे. और लास्टली जब हम डिविजनल चार्ट की बात करेंगे तो ये जो रिजल्ट्स हैं लग्न चार्ट से, ये जरूरी नहीं है कि आपको मिलेंगे, वो कंफर्म होता है थ्रू डिविजनल चार्ट्स. तो हम देखेंगे वो कैसे कंफर्म करते हैं. बट ये जो इंडिकेशन है दे आर ऑल एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है. बट इनको जो हम कंफर्म करते हैं वी कंफर्म थ्रू डिविजनल चार्ट्स, जब हमें पक्का पता लगता है कि ये मिलेगा या नहीं मिलेगा एक्चुअली. तो ये हम बात कर रहे थे कि किन किन सिचुएशन में ये जो विपरीत सॉरी गुरु चांडाल योग है वो नलिफाई हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स गिविंग यू वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो देखते हैं कुछ हॉरोस्कोप. ये रामकृष्ण परमहंस जी का हॉरोस्कोप है और इसमें जो गुरु चांडाल योग है बिकॉज जुपिटर इज इन द नक्षत्र ऑफ राहु. जुपिटर जो है यहाँ पर राहु के नक्षत्र में प्लेस्ड है, इसलिए गुरु चांडाल योग है. तो यहाँ कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से ये नलिफाई हो रहा है? बिकॉज ही वाज रियली नॉलेजेबल पर्सन. इसमें मून, मरकरी और सन जो है लगन में बैठे हैं. नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं थी. ये जो कंडीशन हमने बताई है ये सारी कंडीशंस हैं कि इसमें से कोई कंडीशन राहु केंद्र में है. कोई कंडीशन राहु केंद्र में होने से क्या होगा? नहीं, जुपिटर और राहु के बीच का डिस्टेंस कितना चेक करेंगे? नहीं, मैंने कहा कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जुपिटर राहु कंजंक्शन, दिस इज बिकॉज जुपिटर इज प्लेस्ड इन द नक्षत्र ऑफ राहु, इसलिए गुरु चांडाल योग बन रहा है. दो चीजें थी ना कि एक तो गुरु के साथ राहु केतु की युति हो, कंजंक्शन हो. ये जो राहु जिस घर पे बैठा है उसका जो स्वामी है शुक्र, वो एक्सल्टेड नहीं, वो तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. इसमें से देखिए कौन सा पॉइंट अप्लाई हो रहा है. ये जो सारे पॉइंट्स हैं तो पहला लॉर्ड मरकरी है, शुभ प्लेनेट, बेनिफिट. हेलो सर, एक बार चार्ट दिखाइए ना सर. सर जुपिटर बैठे हैं 5th हाउस में, मरकरी है वहाँ का लॉर्ड और बेनिफिट प्लेनेट है, उसकी पोजीशन भी अच्छी है. उससे तो हमने नहीं कहा यहाँ पर कोई भी कंडीशन यहाँ कहाँ है. सर आपने कहा था जुपिटर एंड बोला तो था बेनिफिट प्लेनेट के उसमें होगा तो असर कम होगा उसका. नलिफाई करने के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए. नॉर्मल पोजीशन जुपिटर की काम नहीं करेगी. तो एक बार वापस जाइए चार्ट पे. इसमें मैंने कहा कि 9th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि अगर भाग्य स्थान बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है. 9th हाउस पहले लग्न का लॉर्ड इन द हाँ, एक त्रिकोण का लॉर्ड दूसरे त्रिकोण स्थान में. इट्स वेरी वेरी पावरफुल, जिसको महाराज योग कहते हैं कि अगर त्रिकोण का लॉर्ड त्रिकोण हाउस में हो एंड दैट टू एक्सॉल्टेड एंड विदाउट हैविंग एनी इन्फ्लुएंस ऑफ एनी मैलिफिक प्लैनेट, बल्कि जुपिटर देख रहा है इसको, जुपिटर देख रहा है. yes, sir. Yes, तो दिस 9th हाउस बिकम्स वेरी पावरफुल. और मैंने कहा कि इसके डिस्पोजिटर की पोजीशन भी देख लीजिए. तो डिस्पोजिटर क्या है इसका? Venus is exalted. Yes, sir. So Yes, 9th house is really strong in this case. 9th house is very strong in this case. So that's why there was no influence of this negative influence of this Guru Chandal Yoga, because 9th house यहाँ पर बहुत strong हो जाता है. तो ऐसा नहीं कि अगर आप गुरु चांडाल योग देख लें और आप उसको बोलने लगे कि आप ऐसे हो गलत हो, ऐसा जरूरी नहीं है. Person can be very knowledgeable person also under all these circumstances. और देखिए
इसमें जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन है, तो Yes, sir. गुरु चांडाल योग बनी रहा है। जी। तो कैसे नलिफाई हुआ इसमें? मार्स 9th हाउस को देख रहा है और हाँ, अभी हमने देखा कि धर्म कर्माधिपति योग है, अभी तो देखा बिल्कुल कि 9th हाउस का लॉर्ड, हाँ, 9th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, वो 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, और 10th हाउस का लॉर्ड मार्स है, वो 9th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो देयर इज ए गुरु चांडाल योग जो हमने देखा यहाँ पर कि ये जो धर्म कर्माधिपति अगर योग होता है तो ये जो गुरु चांडाल योग के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाता है। तो इसलिए नेहरू जी के हॉरोस्कोप में भी नलिफाई हो गया। अब ये हिटलर का हॉरोस्कोप है। इसमें मून और जुपिटर और केतु का एसोसिएशन, जुपिटर और केतु का धर्म गुरु चांडाल योग बन गया। और जो हम लोगों ने एक सिचुएशन बताई थी, एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि यू बिकम ए रिलीजियस बाय गॉड, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर और दूसरे धर्मों के प्रति घृणा। तो इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। आप उनमें से कोई भी कंडीशन देखिए, नन ऑफ द कंडीशन इज बीइंग अप्लाइड हियर। जो भी हम लोगों ने इतनी सारी जो कंडीशन पढ़ी नलिफाई करने की, उसमें से एक भी कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं हो रही है। तो इसलिए यू कैन सी द पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ गुरु चांडाल योग। और इसमें दैट पॉसिबिलिटी वी हैव डिस्कस्ड, रिलीजियस बाय गॉड, बिकॉज़ ही हैड हेटेड टुवर्ड द ज्यूज। सर इसमें जैसे लगन को राहु देख रहा है और सन देख रहा है और मार्स देख रहा था, आई थिंक ये उनके लिए काफी खराब थे ना। हाँ, कैरेक्टर इसमें देखिए कि जो बेसिकली आप कहीं भी देखिए तो मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस इस हाउस के ऊपर देखिए, सन के ऊपर कितना है। एक्सॉल्टेड होने Yes, के sir. बाद भी सैटर्न का, Saturn, केतु Ketu. का, एवरी प्लैनेट। और तो इसलिए ये जो नेगेटिव जो इफेक्ट नलिफाई करने वाली कंडीशन है वो कोई अप्लाई नहीं हो रही इसके अंदर। तो इसलिए ये सिचुएशन आई है। और बहुत से लोग आपको देखेंगे भी, अगर ये नलिफाई नहीं हो रहा तो कोई नास्तिक होगा, कोई ब्लैक मैजिक में बिलीव कर रहा होगा, कोई रिलीजियस बाय गॉड बन जाएगा, या कोई साधु संत भी है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर गलत आदत होगी। तो इस तरह से हम ये गुरु चांडाल योग के रिजल्ट्स बता सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप की पोजीशन देख के। बट खाली आप ये ना देखें कि जुपिटर राहु केतु का कॉम्बिनेशन है तो सब खराब हो गया, तो जरूरी नहीं है कि सब खराब ही होगा। वो अच्छा भी हो सकता है, एक नेगेटिव योग भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है। कहने का मतलब ये है। एक दूसरा योग है जिसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। विपरीत राजयोग, एंड इट्स वेरी वेरी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट योगा एंड वेरी कॉमन योगा आल्सो। और इसके रिजल्ट्स भी बहुत एक अलग तरह के रिजल्ट्स होते हैं, और आप देखेंगे भी कि मतलब किस तरह से काम करता है। विपरीत राजयोग का जो मतलब है कि हम जानते हैं कि जो 6 से 12 हाउसेस हैं वो त्रिक हाउसेस हैं। वो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। वो हमारे लिए खराब हाउसेस हैं क्योंकि वो हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर इनके लॉर्ड किसी भी हाउस में बैठते हैं तो उस हाउस को खराब करते हैं, या किसी भी हाउस का लॉर्ड अगर इन हाउस में चला जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ भी 0 हो जाती है। तो नेचुरली हम जहां भी इनका संबंध होगा उस हाउस को खराब करेंगे। और इसीलिए कहा कि इनके लॉर्ड अगर इन्हीं हाउसेस में हो या इन्हीं त्रिक हाउसेस में हो तो उसकी पोजीशन अच्छी मानी गई। उसको हम कहते हैं कि अच्छी पोजीशन है हॉरोस्कोप में, क्योंकि किसी दूसरे हाउस को खराब नहीं कर रहे। और इसीलिए जब 6 का लॉर्ड 6 में हो, 8th का लॉर्ड 8th में हो, 12th का लॉर्ड 12th में हो, उसको भी हम कुछ योग के नाम से कहते हैं। हर्ष है, सरला है, विमला योग है, इस टाइप से नाम जानते हैं उनको भी हम योग कहते हैं। योग सिर्फ इसीलिए कहते हैं कि वो
किसी दूसरे हाउस को खराब नहीं करते, एंड दैट इज सपोज टू बी गुड पोजीशन ऑफ द लॉर्ड ऑफ दिस हाउसेस, कि अगर 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड दूसरे हाउसेस में ना जाएं। बट जहां तक विपरीत राजयोग का सवाल है कि हम कहते हैं कि जब दो नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड, दो नेगेटिव हाउसेस मतलब त्रिक हाउसेस के लॉर्ड, 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड जब आपस में कंजंक्ट करते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं, 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड जब आपस में युति करते हैं, कंजंक्शन करते हैं या कंजंक्ट होते हैं, तो क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं, एक दूसरे के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस हैं उसको डैमेज करते हैं। जैसे कि दो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब दो नेगेटिव हाउसेस के सिग्निफिकेशन डैमेज होते हैं तो नेचुरली इन द प्रोसेस द बेनिफिट गोज टू द नेटिव, एक्चुअली नेटिव को उसका फायदा हो जाता है कि दो हाउसेस के अगर नेगेटिव सिग्निफिकेशन डैमेज हो गए तो और क्या चाहिए आप। तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं कि जब दो त्रिक हाउसेस के लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन होता है तो जो योग बनता है उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। और अगर आप बुक्स को देखें, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट को देखें, उसमें भी विपरीत राजयोग की डेफिनेशन बताई गई कुछ बुक्स में जो है, बट वो डेफिनेशन ऐसी है जो कि इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव या किसी हॉरोस्कोप में नहीं हो सकती। वो डेफिनेशन ये है कि अगर इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड, 6, 8, 12 हाउसेस के लॉर्ड इन्हीं हाउसेस में हो, अपने हाउस में ना होने की बजाय बट दूसरे त्रिक हाउस में हो, इन तीनों हाउसेस के लॉर्ड्स अपने से दूसरे त्रिक हाउस में हो, पहली चीज। दूसरा, और तीनों के लॉर्ड ही इन्हीं त्रिक हाउस में होने चाहिए, मतलब 6 का लॉर्ड 8th में हो, 8th का 12th में हो, 12th का 6 में हो, अपने हाउस में ना हो लेकिन किसी दूसरे त्रिक हाउस में हो। पहली कंडीशन कि इनके जो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स हैं, दे शुड ऑक्यूपाई ओनली त्रिक हाउसेस अदर देन देयर ओन हाउस। सेकंड कंडीशन बताई कि इन प्लैनेट के साथ या इन हाउसेस के साथ ना तो किसी भी प्लैनेट का एसोसिएशन हो, ना ही किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट हो। इन प्लैनेट के साथ, इस योग के साथ या इन त्रिक हाउस के साथ ना तो कोई प्लैनेट बैठा हुआ है वहां पर, ना ही किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट है। तो दिस इज जस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव, ये अचीव नहीं कर सकते आप, ना ही किसी हॉरोस्कोप में इस टाइप का योग मिलेगा। दैट इज द आइडियल कंडीशन ऑफ दिस विपरीत राजयोग। बट नॉर्मली जो हम लोग फॉलो करते हैं वो यही है कि जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड्स आपस में युति करते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। और विपरीत राजयोग का अर्थ यही है कि उस जब दो त्रिक हाउस के लॉर्ड मिलते हैं नेगेटिव सिग्निफिकेशंस वाले, तो एक दूसरे के सिग्निफिकेशंस को डैमेज करते हैं, एंड इन दिस प्रोसेस द नेटिव गेट्स द बेनिफिट। तो उसको हम विपरीत राजयोग कहते हैं। अब जैसे और योग होते हैं उनके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, जैसे राजयोग वगैरह हैं किसी के हॉरोस्कोप में, तो नेचुरली उसके रिजल्ट आपको मिलते रहेंगे। बट दिस योग इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल राजयोगास। ये बिल्कुल अलग है और इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल अलग तरीके से मिलेंगे। रिजल्ट कैसे मिलते हैं इसके? कहते हैं कि जो इसके रिजल्ट मिलते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल, death or downfall of either your own person or your opponent. Death or downfall of either your own person or your opponent. जैसे मान लीजिए कि फैमिली में फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चे को पोजीशन मिल जाती है, या एक पार्टी है कोई भी, मान लीजिए उस पार्टी का जो मेन लीडर है उसकी डेथ हो गई तो नेक्स्ट वाले को चांस मिल गया। तो अपने आदमी का डाउनफॉल हुआ, अपने आदमी की डेथ हुई, उससे आपको फायदा हो गया। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आपको एक हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने की, लेकिन सडनली जो है जो भी सीनियर मोस्ट बॉस है उसका डाउनफॉल हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो दूसरे आदमी को फायदा मिल जाता है, तो नॉर्मल केस में नहीं मिलता वो। तो ये तो अपने आदमी की वजह से हो गया। और अपोजिशन मतलब जो आपका कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए कि दो पार्टी हैं, एक पार्टी का डाउनफॉल हुआ, दूसरे पार्टी को
पोजीशन मिल गई। कांग्रेस का डाउनफॉल हुआ, बीजेपी पावर में आ गई, तो बीजेपी वालों को पोजीशन मिल गई। तो ये, या कोई आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है नेक्स्ट जो है, उसका डाउनफॉल हो गया किसी तरीके से, तो आपको उसकी पोजीशन मिल गई। तो ये जो पोजीशन मिलती है इसमें विपरीत राजयोग में, आइदर बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द ओन पर्सन और द पर्सन फ्रॉम द अपोनेंट साइड। ठीक है, नॉर्मल ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जब भी किसी भी अपने व्यक्ति का या अपने से अपोनेंट वाले का डाउनफॉल होगा, डेथ होगी, तो उस प्रोसेस में आपको बेनिफिट होता है। सेकंड, मैंने कहा कि जैसे और जो राजयोग होते हैं उनके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं, वो एक आपको लाइफ टाइम दिखाई पड़ते हैं। बट इस राजयोग के रिजल्ट जो है, दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इस राजयोग के जो रिजल्ट मिलते हैं, दे आर ओनली फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, दे कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसा नहीं है कि इस राजयोग के रिजल्ट आपको जिंदगी भर मिले। जब भी इस तरह से फायदा होगा बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ डाउनफॉल ऑफ द ओन और द अपोनेंट, तो उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए मिलेंगे, बट परमानेंटली या लॉन्ग टाइम के लिए आपको नहीं मिलेंगे। राइट, तो इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे फायदा कैसे होगा? अगर मेरे हॉरोस्कोप में विपरीत राजयोग है, तो मुझे अपने आदमी की वजह से फायदा होगा या अपोनेंट की वजह से फायदा होगा? So that also we can find out from the position of this planets, कि जो planet involved हैं या जो योग बन रहा है वो किस हाउस में बन रहा है। तो कहते हैं कि अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बनता है, अगर ये योग 6, 8, 12 हाउसेस में ही बनता है, अगर ये दो जो लॉर्ड है उनका कंजंक्शन त्रिक हाउस में ही है, then the benefit is because of the death or downfall of the opponent, not your own person. अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बनता है, तो जो बेनिफिट होता है नेटिव को, वो किसी भी अपोनेंट की डेथ या डाउनफॉल की वजह से होता है। दूसरा, अगर ये योग किसी अच्छे घर में बन रहा है, केंद्र में, त्रिकोण में, किसी और हाउस में अदर देन त्रिक हाउस, तो जो बेनिफिट होता है बिकॉज ऑफ द ओन पर्सन, बिकॉज ऑफ द डेथ और डाउनफॉल ऑफ द ओन पर्सन। तो ये डिफरेंस है कि हम ये देखकर कि इस हॉरोस्कोप में ये योग किस हाउस में बन रहा है, ये हमें पता लग जाता है कि जो बेनिफिट मिलेगा इस योग का, वो अपने आदमी की डेथ या डाउनफॉल की वजह से मिलेगा या किसी अपोनेंट की डेथ या डाउनफॉल से मिलेगा। तो अगर ये योग त्रिक हाउस में है तो अपोनेंट का डेथ और डाउनफॉल, और अगर ये किसी और हाउस में है तो अपने किसी ओन पर्सन का डेथ या डाउनफॉल से फायदा होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि डेथ या डाउनफॉल हुआ किसी का, एक तो ये सिचुएशन है कि यू गेट द पोजीशन, यू ऑक्यूपाई दैट चेयर और यू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन, खुद को आपको पोजीशन मिल जाती है। सेकंड ये होता है कि आपको नहीं मिलती, आपका कोई रिलेशन है, कोई फ्रेंड है, उसको मिल जाती है, एंड इनडायरेक्टली यू कीप ऑन गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दैट। दो सिचुएशन है, एक तो जो पोजीशन मिली आपको खुद को मिली, और एक सिचुएशन है कि आपको खुद को पोजीशन नहीं मिली, लेकिन आपके किसी नजदीकी कोई रिलेशन है या फ्रेंड है, उसको पोजीशन मिल गई। और जैसा होता है, जैसे हम लोग देखते भी हैं कि जो इनडायरेक्टली लोग भी बेनिफिट उठाते हैं उसका। तो दो सिचुएशन हो सकती हैं कि इसका बेनिफिट डायरेक्ट होना है या इनडायरेक्ट होना है। वो भी हम इस योग से बता सकते हैं कि बेनिफिट डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। उसके बारे में कहा गया कि अगर इस योग के साथ लग्न का भी एसोसिएशन है, फर्स्ट हाउस का भी एसोसिएशन है, इस योग के साथ अगर लग्न का या फर्स्ट हाउस का भी एसोसिएशन है, देन बेनिफिट इज डायरेक्ट, वो आपको खुद उसकी पोजीशन मिल जाती है। और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है, देन द बेनिफिट इज इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलता एक्चुअली। तो ये सारी चीजें we can find out from the position of this yoga in the horoscope। और जो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, पहला तो there should be conjunction of the lord of these 2 trick houses,
Secondly, the benefit is because of the death or downfall of the own person or the opponent. Thirdly, the results are not sustainable for a long time. The results are only for a very short time. Fourthly, अगर ये योग त्रिक हाउस में ही बनता है तो जो फायदा होता है वो आपके अपोनेंट की वजह से होता है, और अगर ये योग किसी और हाउस में बनता है तो फायदा अपने आदमी की वजह से होता है। और चौथा, डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट। अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन है तो बेनिफिट डायरेक्ट होता है, और अगर इस योग के साथ लग्न का एसोसिएशन नहीं है देन द बेनिफिट इज इनडायरेक्ट। तो इसमें कुछ देखते हैं हम लोग, ये जैसे ये राजीव गांधी का हॉरोस्कोप है, इसमें क्या पोजीशन है? सर इसमें लॉर्ड ऑफ द 6 looking at the lord of the 8th and the 12th. There should be conjunction of the lord of these three houses. The conjunction of 8th lord and 12th house sitting in Very the good. इसका लॉर्ड मून है 12th हाउस का, और इसका लॉर्ड क्या है? जुपिटर। तो 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, दे आर कंजंक्ट हियर, मून और जुपिटर। मून और जुपिटर जो है वो कंजंक्ट है यहाँ पर, तो विपरीत राजयोग बन गया। सेट कर रहा है, एस्पेक्ट से नहीं होता, इट इज देयर हैज टू बी कंजंक्शन, दिस टू शुड बी कंजंक्ट एक्चुअली, तभी ये योग बनेगा, अदरवाइज वो एक दूसरे के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को डैमेज नहीं करते, तो कंजंक्शन होना है। तो यहाँ पर 8th और 12th हाउस के लॉर्ड का आपस में कंजंक्शन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि विपरीत राजयोग है। अब कहाँ पर हो रहा है कंजंक्शन? केंद्र में, फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस। So the benefit is because of the one person. Benefit is because of the death or downfall of the one person. ठीक है। और तीसरा हमने कहा कि अगर इसके साथ लग्न का एसोसिएशन होता है तो बेनिफिट इज डायरेक्ट, और अगर लग्न का एसोसिएशन नहीं होता तो बेनिफिट इज इनडायरेक्ट। अब ये बनी लग्न में रहा है, लग्न के लॉर्ड के साथ बन रहा है, तो सिंपल है कि बेनिफिट इज डायरेक्ट, benefit is direct. So his mother dies and he occupies that chair, and nobody expected at that time कि he can become prime minister. पहली चीज कि अपने आदमी की, अपने मदर की डेथ होती है और उसको वो पोजीशन मिल जाती है, और क्योंकि लग्न में बन रहा है, लग्न के साथ एसोसिएटेड है, तो इसलिए जो बेनिफिट मिला वो डायरेक्ट मिला। दूसरा, ये जो जैसे मैंने कहा कि रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कि इस योग से आपको परमानेंट आप 2-3 बार प्राइम मिनिस्टर बन जाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक टेन्योर है, वो तो मिनिमम टेन्योर है, वो तो कहना ही पड़ेगा जब आप बन गए हो। तो ही गॉट ओनली 1 टेन्योर, फॉर 1 टेन्योर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हॉरोस्कोप आप देख रहे हैं, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, इस हॉरोस्कोप में आपको क्या लगता है कि व्हाट मेक्स हिम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? ये प्राइम मिनिस्टर मटेरियल वाला हॉरोस्कोप है भी या नहीं है? इसमें क्या खास बात है ऐसी which can take him to the prime minister? Lord of Justice is in the 10th house. Lord of Justice is in the 10th house. Lord of Justice मतलब? Saturn is in the 11th house. Sorry. उससे क्या होगा? We are talking of a prime minister material, not a ordinary horoscope. प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कुछ तो खास बात होगी हॉरोस्कोप में। सर मंगल तो है, इसमें एक बहुत बड़ा राजयोग, सन अपने ही लगन में है और जुपिटर का कंजंक्शन। ये तो हम सबके हॉरोस्कोप में होगा ऐसा तो। सर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सन और 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर कंजंक्ट है फर्स्ट हाउस में, तो ये अच्छा बड़ा राजयोग होगा। दैट इज अनदर राजयोग, इट्स ओके। हाँ जी सर। और सर लॉर्ड ऑफ द 9th मार्स अपने घर को देख रहा है सर, 9th। हाँ, 9th हाउस भी अपने घर को देख रहा है, वेरी गुड। 5th हाउस को भी देख रहा है। 4th हाउस को भी देख रहा है, सॉरी। नहीं, ये तो 5th हाउस को देख रहा है।
हाँ, फिफ्थ सर Venus and Jupiter not together in first house. तो सर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है। सर एक बहुत बड़ा राजयोग है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सन इज कंजंक्ट विद 11th हाउस लॉर्ड मर्क्यूरी सर, लगन में। So that is from the point of view of financial gains. What we are talking of the position, professional position, which can make him the prime minister. So sir, sun in own house. Sir, sun in own house से result है। सन तो own house में बहुत लोगों के होगा। सैटर्न का एस्पेक्ट भी है सर। उससे क्या होगा? सैटर्न का एस्पेक्ट तो खराब ही होता है। सर मार्स इज इन द सेकंड हाउस। मार्स सेकंड हाउस से प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बना देता है। हम लोगों ने लग्नादि योग के बारे में पढ़ा था जी, कि अगर लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है, मरकरी, वीनस, जुपिटर, तो लग्नादि योग बनता है। इट मेक्स द लग्न वेरी पावरफुल। ठीक है, तो यहाँ लग्न के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, मरकरी, वीनस, जुपिटर जी, तो इट मेक्स दैट लग्नादि योग। सेकेंडली मून के साथ भी तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है। मून के साथ भी तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है, तो चंद्रादि योग बन गया, विच मेक्स द मून वेरी पावरफुल। सूर्य भी अपने घर में, सूर्य के साथ भी तीनों बेनिफिक का एसोसिएशन है, तो सूर्यादि योग बन गया। तो ये जो तीन योग बन रहे हैं, दिस यू वॉन्ट फाइंड इन एनी अदर हॉरोस्कोप, कि जहां लग्न के साथ भी तीनों बेनिफिक का हो, सन के साथ भी तीनों बेनिफिक का हो और मून के साथ भी तीनों बेनिफिक का हो। इट इज रेयर टू गेट इट एक्चुअली। So this makes these three planets, which are very important house and the planet, Lagna, Sun and Moon. Unless Sun is so powerful, unless Moon is so powerful, you cannot become Prime Minister. तो यही एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आध हॉरोस्कोप में है, बट दोज पीपल आर आल्सो इन अ वेरी पावरफुल पोजीशन कि लग्न भी, सन भी, मून भी, तीनों का एसोसिएशन लग्न में है और तीनों बेनिफिक प्लैनेट के साथ है। और जैसा आपने कहा कि बहुत सारे योग भी हैं, इस ट्राइन का लॉर्ड इस ट्राइन में है, इस केंद्र का लॉर्ड इस ट्राइन में है, मंगल योग कारक है, मंगल अपनी राशि को देख रहा है, ऐसे बहुत सारे योग भी हैं। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो रही है वो इसकी है कि इस हॉरोस्कोप में लग्न, सन और मून तीनों के साथ तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन, राइट। तो ये तो विपरीत राज्य हो गया। अब नाउ यू सी हाउ ही डाइड एक्चुअली। डेथ वाज नॉट नॉर्मल। सो हाउ डू वी सी कि डेथ नॉर्मल होती है या ये एबनॉर्मल होती है? सर एक तो मेलेफिक मार्स लुकिंग एट द 8th हाउस। सर राहु इन 12th हाउस। सर सैटर्न ने तीनों को इफेक्ट कर दिया, मून, सन एंड लगन। हम मोड ऑफ डेथ किस हाउस से देखते हैं? 8th हाउस। 12th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस। 8th हाउस। Mode of death is always indicated by the 8th house. तो 8th हाउस की पोजीशन हमें देखनी है कि 8th हाउस के ऊपर किन प्लैनेट का एसोसिएशन है। तो तीन मेलेफिक का एसोसिएशन। तीनों मेलेफिक का एसोसिएशन है, सैटर्न का, मार्स का, राहु का, और कोई भी बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन नहीं है। और अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डिस्कस किया था कि 8th हाउस मोड ऑफ डेथ इंडिकेट करता है, और डेथ जो है वो दो तरह की होती है। एक पीसफुल डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है, एक अननेचुरल डेथ होती है। नेचुरल मीन्स कि आप 2-4 दिन के बीमार पड़े या किसी को हार्ट अटैक हो गया, डेथ हो गई, पता नहीं चला। एक अब नॉर्मल होती है, वायलेंट टाइप सी। अननेचुरल होती है, कोई गोली मार दी किसी ने, एक्सीडेंट हो गया, आप सुसाइड कर लिया, कोई प्लेन क्रैश हो गया, या जैसे लोग अटैक करके मार देते हैं, या बहुत लंबे टाइम तक बहुत दुख प्राप्त करके आपकी डेथ होती है, तो वो भी अननेचुरल डेथ हो गई। तो ये हम दोनों 8th हाउस से देखते हैं। और अगर 8th हाउस के साथ सैटर्न, मार्स, राहु, इन तीन प्लैनेट का या इनमें से 2 से ज्यादा प्लैनेट का जब एसोसिएशन होता है तो इट इंडिकेट्स अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ। और जब भी आप देखेंगे कि 8th हाउस के साथ बेनिफिक प्लैनेट का जब एसोसिएशन होगा तो ऐसे लोगों को पता भी नहीं चलता जब डेथ के टाइम
कि कब डेथ हुई पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो 8th हाउस है उसके साथ मार्स का भी एसोसिएशन है, सैटर्न का भी एसोसिएशन है और राहु का भी है, तीनों मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। और 8th हाउस अपार्ट फ्रॉम मोड ऑफ डेथ हम लोगों ने ये भी कहा था कि जब ये सैटर्न मार्स राहु का एसोसिएशन होता है 8th हाउस के साथ एंड व्हेन इट इज विदाउट हैविंग एनी बेनिफिक इन्फ्लुएंस, तो जो मैरिज होती है आपकी, जो शादी होती है, वो शादी इस तरह से होती है कि विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू योर फैमिली और द सोसाइटी। और वो 8th हाउस हमारा जो मांगल्य स्थान भी कहा था हमने कि स्ट्रेंथ ऑफ द मैरिटल बॉन्ड, तो विवाह का जो बंधन है अगर उसके साथ मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन होता है तो बंधन भी वीक होता है, फिर उसमें सेपरेशन डाइवोर्स की पॉसिबिलिटी होती है, अलग होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो 8th हाउस अफ्लिक्ट होने से ये सब प्रॉब्लम होती है। आप इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप देखो, राजीव गांधी का देखो, संजय गांधी का देखो, या इस टाइप के जो लोगों की इस टाइप की डेथ हुई है, वी ऑलवेज फाइंड कि 8th हाउस इज टू अफ्लिक्टेड। 8th हाउस बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड होता है। जैसे लग्न इतना स्ट्रांग है बट 8th हाउस इज सो अफ्लिक्टेड एंड विच इज इंडिकेटिंग द रिजल्ट्स आल्सो कि ऐसा हुआ होगा। और किसी का भी जब 8th हाउस के ऊपर बहुत मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है तो दैट इंडिकेट्स द मोड ऑफ डेथ। डेथ इज नॉट नॉर्मल, डेथ इज नॉट नेचुरल, वायलेंट तरीके से डेथ होती है या फिर बहुत बीमारी के बाद, बहुत कष्ट झेलने के बाद जब उसकी डेथ होती है। तो 8th हाउस वो भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि एनीवे विपरीत राजयोग तो है ही है एंड इट्स वेरी पावरफुल, इट्स इन अ गुड हाउस और उसकी वजह से पोजीशन मिली। और क्योंकि रिजल्ट्स आर नॉट सस्टेनेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम तो नेचुरली बहुत लंबे रिजल्ट नहीं मिलते। और जब 8th हाउस हमारा लॉन्गेविटी का भी हाउस है, जब 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है तो नेचुरली वो एज को भी इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ भी थोड़ा शॉर्ट हो जाती है उसकी वजह से जो है। तो ये सब चीजें हमें देखनी है और वी विल कंटिन्यू विद सम मोर एग्जांपल्स। एक पॉइंट, हाँ सर यहाँ एक पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि जैसे सैटर्न अपनी 10वीं दृष्टि से 8th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पे इस लग्न के लिए मार्केज भी है। मार्केज क्यों है सर? वो 7th हाउस का लॉर्ड है ना? हाँ 7th हाउस का लॉर्ड है बट इससे कारक फॉर लॉन्गेविटी आल्सो। 8th हाउस का भी कारक है। तो सैटर्न इज रियली गुड। अगर मान लो सैटर्न का ही एस्पेक्ट होता है 8th हाउस के ऊपर फिर तो इट गिव्स यू गुड लॉन्गेविटी। कोई रीजन ही नहीं है मारने का जो है। मारने का रीजन तो ये बना जब एक से ज्यादा मेलेफिक का एसोसिएशन हो गया उस हाउस के साथ। एक प्लैनेट अगर सैटर्न देख रहा है 8th हाउस को, इट ऑलवेज गिव्स यू वेरी गुड लॉन्गेविटी। कारक है इसका लॉन्गेविटी का। yes, we'll see some more examples next time जो है, but in the meantime in case you have any question you're most welcome. सर जो डिस्टेंस की बात करते हैं आप बिटवीन टू प्लैनेट्स, ये कैसे देखते हैं सर? डिग्री जैसे ये हॉरोस्कोप है आपका, ये यहाँ पर मून और राहु का कंजंक्शन हो रहा है, ठीक है जी सर। तो योग बन रहा है तो आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। जी जी। तो मून की डिग्री कितनी है यहाँ पर? अच्छा 27 डिग्री 27 मिनट। हाँ। और राहु की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री 54 मिनट्स। जी। तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? अच्छा 25 हो गया। 25 हो गया। 25 इज टू मच। मतलब इसका मतलब है कि मून के ऊपर राहु का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इस हॉरोस्कोप में। ओके। अगर ये पास होते तो हम कहते हैं कि मून एफ्लिक्टेड है, मून बहुत खराब पोजीशन में है। बट क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि उसका कोई राहु का इन्फ्लुएंस मून के ऊपर नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो ये डिग्री लिखी हुई है प्लैनेट की डिग्री, इससे हम देख सकते हैं कि कोई भी प्लैनेट है उनके बीच में आपस में कितना डिस्टेंस है। ओके सर। ओके। योग के लिए आपने बोला कि जो इन्वॉल्व प्लैनेट्स हैं उसकी रिलेशनशिप देखते हैं, तो वो
परमानेंट रिलेशनशिप देखनी है या 5 फोल्ड देखनी है? नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल जो रिलेशनशिप है, 5 फोल्ड नहीं देखते उसके इसमें, वी सी ओनली द नेचुरल रिलेशनशिप। और दूसरा, अगर प्लैनेट को रेट्रोगेट है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है? नहीं, मैंने कहा था कि प्लैनेट जब रेट्रोगेट होता है तो इट गेट्स मोर पावर, दैट्स ऑल, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर। अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो ज्यादा शुभ हो जाएगा, और अगर मेलिफिक प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो ज्यादा अशुभ हो जाएगा, क्योंकि उससे जो है वो चेष्टा बल मिलता है, इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन सर अगर बेनिफिक प्लैनेट रेट्रोग्रेड है और वो नेगेटिव जगह पर बैठा हुआ है? नहीं, हम लोगों ने कहा था कि एनी प्लैनेट कैन बी फंक्शनल बेनिफिक, एनी प्लैनेट कैन बी फंक्शनल मेलिफिक। तो जब मैं मेलिफिक बेनिफिक की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग ऑफ फंक्शनल बेनिफिक एंड मेलिफिक। कि अगर फंक्शनल बेनिफिक है आपके हॉरोस्कोप में तो और ज्यादा शुभ हो जाएगा, और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर फंक्शनल मेलिफिक है तो खराब ही रिजल्ट मिलेंगे, तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे उसके। सर सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है और 10th एस्पेक्ट है, दोनों का रिजल्ट एक जैसे है या 3rd में अच्छा है 10th में बुरा है? सर इसका कुछ है? नहीं, एस्पेक्ट सैटर्न का एक ही रहेगा। सैटर्न इज ए मेलिफिक प्लैनेट, तो उसका एस्पेक्ट मेलिफिक रहेगा, 3rd हो, 7th हो या 10th हो। एस्पेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि 10th एस्पेक्ट है तो अच्छा है, बट ऑल डिपेंड्स कि प्लैनेट किस पोजीशन में है। प्लैनेट जो है वो किस पोजीशन में, मान लो कि सैटर्न यहाँ एक्सॉल्टेड है, मान लो अगर, तो ये फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट हो गया। तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट का एस्पेक्ट अच्छा ही होगा, हमेशा खराब नहीं होगा। देन इट इज नॉट ए मेलिफिक प्लैनेट, इट बिकम्स ए बेनिफिक प्लैनेट। ऐसे ही जुपिटर भी एक मेलिफिक प्लैनेट हो सकता है, फंक्शनल मेलिफिक। बट सर सैटर्न इज इन मर्करी हाउस। हाँ जी सर हियर इन लग्न। नहीं, मैं तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि सपोज दिस इज 7th लग्न, 7 number, and sun is exalted, so in that case the aspect will be good, aspect will not be bad actually. Yes, sir. सर इसीलिए अगर सपोज, हाँ, गो अहेड सर, जैसे सैटर्न अपने हाउस को लुक आफ्टर करता है और जिस पर एस्पेक्ट होता है उस पर बुरा इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या यही चीज एप्लीकेबल भी होती है कि जैसे फॉर 7.5 इस सैटर्न 7.5 मे नॉट बी वेरी इंटेंस मकर और कुंभ के लिए? बिल्कुल, यू आर राइट। ओके, राइट। ये हमने कहा भी था कि 7.5 में अगर जब सैटर्न ट्रांजिट करता है अपनी राशि में या अपने उच्च की राशि में, तो उसके रिजल्ट खराब नहीं होते, बल्कि अच्छे रिजल्ट होते हैं उसके। बट 7.5 की प्रॉब्लम क्या है कि मून के पास में आता है सैटर्न, तो मून इज द माइंड एंड सैटर्न पुट्स द प्रेशर। तो आपके मेंटल प्रेशर तो बना रहेगा ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ 7.5, बट एज फार एज द रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड दे डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ मून एंड सैटर्न। यप, थैंक्स। सर ये बहुत से हॉरोस्कोप में प्लैनेटरी का माइनस साइन लगा रहता है, उसका क्या मीनिंग रहता है? हाँ, वो हम देखेंगे, भाव चलित होता है कि जब हम हाउसेस बनाते हैं प्लैनेट के, तो हाउसेस में पोजीशन की, प्लैनेट की पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो दैट आल्सो विल सी कि कैसे होता है, दैट विल सी। ओके सर, षटबल की स्ट्रेंथ कुछ रिलेटिव होती है कि इतनी है, इससे कम है तो पॉजिटिव है, इससे देखिए, कम है तो... ऐसा होता है कि हर प्लैनेट, कुछ प्लैनेट है हम चाहिए कि दे शुड बी स्ट्रॉन्गर, और कुछ प्लैनेट हमें चाहिए कि ज्यादा स्ट्रांग होने से हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसे शनि है, शनि अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो नेचुरली इट गिव्स यू वेरी पावरफुल पोजीशन आल्सो, लेकिन सैटर्न इज द मोस्ट मेलिफिक प्लैनेट, तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो भी सबसे ज्यादा होंगे। तो वी डोंट वांट कि शनि बहुत ज्यादा बली हो, तो उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखी होगी जब षटबल में, तो उसमें लिखा होगा 5 रूपस। फिर जुपिटर प्लैनेट है, we always need the blessing of Jupiter. Jupiter is a very useful planet, it can never be negative, it will not give any negative effect. तो जुपिटर को हम चाहेंगे जितना बली हो उतना अच्छा, जितना ज्यादा बली है उतना अच्छा है। तो इसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट 7 बताई कि जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, जितना ज्यादा अच्छा होगा, जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतनी ही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे ही मरकरी भी हम चाहते हैं कि बहुत स्ट्रांग हो,
तो मरकरी की भी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बताई। वीनस क्या है? नेचुरल बेनिफिट प्लैनेट। वीनस असुर गुरु इज अ प्लैनेट ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स। तो हम नहीं चाहते कि हम ज्यादा भोगों में लिप्त हों, तो वीनस हमें बहुत ठीक है, सुख सुविधा तो मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम पूरी तरह से भोगों में लिप्त हो जाएं। तो वीनस भी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सन है, सन मेलिफिक है आफ्टर ऑल, तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम कहा, बट ये कहा कि जैसे जुपिटर मरकरी है, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे उतना अच्छा है, तो इसलिए इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ज्यादा बताई गई। जैसे आप देखो यहाँ पर ये यहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सन की 5 कहा। मून नेचुरली हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, which is most important for us, मून की ज्यादा बताई। मार्स हमारी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसकी कम बताई। फिर मरकरी का 7, जुपिटर का 7, वीनस का भी 6 कहा, और सैटर्न का उससे भी कम कहा 5। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतनी होगी तब हम कहेंगे कि प्लैनेट ठीक है हमारा। ओके, यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में दिया है, but we should not go by this relative rank actually. Okay. We should only see the Shadbala or the strength of each planet, how strong a planet is. ये तो सिर्फ आपकी उस पर्पस के लिए है कि आपका प्लैनेट सफिशिएंटली स्ट्रांग है या नहीं है। Right. But actually we have to see this strength in rupas. ये जो स्ट्रेंथ लिखी हुई है, ये स्ट्रेंथ है हर प्लैनेट की इस हॉरोस्कोप। ओके, सो जैसे ये इस तरह का डेटा जगन्नाथ होरा में नहीं है शायद। है, बिल्कुल है। अच्छा, उसमें भी है। अच्छा, तो फिर देखना पड़ेगा। और जैसे कुछ एक हॉरोस्कोप एक नेटिव देखते हैं तो उसमें ठीक है, इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा गुरु जुपिटर ज्यादा अच्छा है या नहीं है। एक नेटिव के में सपोज वो जा रहा है 8 और दूसरे के में वो 6, बाकी सारे प्लैनेट्स का भी नॉर्मली रहता है वैल्यूज लाइक 110 200 लाइक दिस वन, किसी के में वो 400 भी जाता है। तो जितना कुछ एक वैल्यू है कि इस नेटिव की इतनी है वैल्यू, दैट मींस इसको ये लिखा है ना यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए, ये कांस्टेंट है हर एक नेटिव के लिए। हाँ, तब हम कहेंगे कि द प्लैनेट इज सफिशिएंटली स्ट्रांग। इससे कम है तो प्लैनेट को वीक ही मानेंगे उसको। अच्छा, ओके। हाँ, और दूसरा ये कि सबसे पहले हॉरोस्कोप में आप देख लो कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मैलिफिक है। फर्स्ट हमें वही एग्जामिन करना है कि कौन सा प्लैनेट आपके लिए शुभ है, कौन सा अशुभ है। कभी कभी आप जुपिटर वगैरह सोचते हैं, बट दैट मे बी ए मैलिफिक प्लैनेट, फंक्शनल मैलिफिक प्लैनेट, उसके रिजल्ट बहुत खराब हो सकते हैं। यस, यस। तो सबसे पहले हमें वही एग्जामिन करना होता है कि कौन सा प्लैनेट हमारे लिए फंक्शनल बेनिफिक है, कौन सा प्लैनेट फंक्शनल मैलिफिक है। करेक्ट, ठीक। Any other question? एक और है सर। हाँ, तो जैसे जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो डेफिनेटली वो उसको खराब करता है। अगर उसका एस्पेक्ट है तो भी सेम रिजल्ट आते हैं? तो नहीं, एस्पेक्ट इज ऑलवेज गुड। जुपिटर हम लोगों ने कहा था कि जुपिटर इज बेसिकली ए स्पिरिचुअल प्लैनेट, इट इज ए नॉन मटेरियलिस्टिक प्लैनेट। तो जिस हाउस में बैठता है उस हाउस के जो मटेरियल सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको लिए न्यूट्रल हो जाता है, ना प्रमोट करता है ना डैमेज करता है। बट जहां भी एस्पेक्ट होगा, गुरु का तो आशीर्वाद ही चाहिए हमें। वी गो टू द गुरु टू सीक आशीर्वाद ओनली, हमें आशीर्वाद बनाए रखिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर है, बिल्कुल सेम चीज कि जुपिटर कुछ नहीं देगा आपको, लेकिन अगर उसका आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा है। मुझे लगा शायद वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है और 7th नहीं, हमें देन व्हाई वी से कि गुरुजी हमें आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे ऊपर, बस हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए बस। क्योंकि गुरु के पास पैसा कहाँ है देने के लिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Good night, we meet tomorrow then. Okay sir. Okay Good then. night sir. Good night. sir.